Hello everyone, welcome once again. Today's topic will be accounting standard, double entry system and accounting equation. So first of all, let's know about what is accounting standard. So accounting standard is a set of rules and guidelines that businesses use when preparing their financial statement. In the previous class, you all know that what is GAAP. GAAP and accounting standard both are correlated with each other. Accounting standard is the kind of standard or the rules which are set for the accounting specialist or the accountants who use these standards to prepare their financial statement. By following these standards, companies provide accurate and trustworthy financial information which allow investment regulators and other stakeholders to evaluate their financial performance and health. जिस भी तरीके का आप अकाउंट बनाते हैं उसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होगा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा और उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है और उसको कंपेयर किया जा सकता है. Accounting standard also plays a key role in preventing the financial fraud or misrepresentation by setting specific methods for recording and reporting financial transactions. मतलब क्या हुआ इसका कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकता है. मिस रिप्रेजेंटेशन अगर कोई कर रहा है अपने अकाउंटिंग के थ्रू तो उसको भी वो दिखा सकता है या उसको भी हम पकड़ सकते हैं. तो डिफरेंट रीजंस हैं हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का. जैसे कौन कौन से रीजंस हैं देखिए, लाइक IFRS है हमारे पास, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. देन है गैप है हमारे पास, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग अराउंड द वर्ल्ड. मतलब अगर वर्ल्ड वाइड भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम IFRS फॉलो करते हैं. इन इंडिया हम लोग गैप फॉलो करते हैं. What is the purpose of these accounting standard? सबसे पहला पर्पज इसमें आता है दैट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट दैट इज सिमिलर टू ईच ईयर. जैसे हमने पढ़ा था पिछले जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि जो हमारा अकाउंटिंग मेथड्स होगा या जो भी हम तरीका या जो भी हम डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं वो उसका जो मेथड होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है. तो कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं उसको हर साल कंटिन्यू करते चले. देन कंपेरेबिलिटी के लिए ज़रूरी है. अगर आपको किसी भी कंपनी का डेटा कंपेयर करना है तो ज़रूरी है कि आपकी कंपनी और उनकी कंपनी सेम मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं. जैसे जो भी आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी आपके क्रेडिटर्स होंगे, जो भी आपके रेगुलेटर्स होंगे, अगर वो कंपेयर करना चाहते हैं सेम टाइप के बिजनेस को इन द सेम इंडस्ट्री तो वो ये ज़रूर ध्यान देंगे कि जो भी बिजनेस का वो कंपेरिजन करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कंपेरेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी या गलत मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है. देन आफ्टर देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? क्लियर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि देयर विल बी फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. इसी ट्रांसपेरेंसी से वो कॉन्सेप्ट आया था कि ट्रांसपेरेंसी कब होगी? जब हम फुल डिस्क्लोजर कर देंगे अपने सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का. देन इन द लास्ट देयर इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, करेक्ट. तो एक्यूरेसी कैसे चेक होगी? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्यूरेसी को दिखा सकते हैं कि वी आर वेरी एक्यूरेट, दैट वी फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द गैप. आफ्टरवर्ड्स देर इज सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑल्सो, जिसको हमने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि दैट इज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. इसका मतलब क्या होता है? ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही ड्रॉ करते हैं, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं, बट ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होते हैं. ठीक है, और ये डेवलप किया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू, IASB. Then IFRS aims to provide a common language for financial reporting so that the company's financial statements are consistent, transparent and comparable across different countries also. तो अगर एक कंट्री और दूसरी कंट्री
के बिजनेसेस आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो उनका ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका जो स्टैंडर्ड होगा, जिस स्टैंडर्ड पे बेस करके या जिस स्टैंडर्ड को बेस बना के वो लोग अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सिमिलर हो। तो IFRS जो होता है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंडिया भी फॉलो कर सकते हैं और बाकी देश भी फॉलो कर सकते हैं। अगर दोनों लोग IFRS को फॉलो कर रहे हैं तो उनका कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। उनको वो जो कंपेरेबिलिटी होती है या उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट माने जाते हैं। देन हमारे पास है दूसरा, दैट इज़ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये भी अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जो कि मेनली US में यूज़ किए जाते हैं। देन हमारे पास है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IND AS बोलते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही डिज़ाइन करते हैं जो इंडिया की कंपनीज के लिए होता है, टू इंश्योर दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल। दीज स्टैंडर्ड्स आर लार्जली बेस्ड ऑन IFRS। मतलब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच करते हैं कहाँ से, IFRS से। IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देन हमारे पास ये कुछ लिस्ट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया के। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज़ AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 1 मतलब, ऐसे करके हमारे पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बिकॉज हमने 27 क्यों बोला, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तो 29 है, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 नहीं है। सो इन टोटल वी हैव टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन नंबर देयर इज़ 27। और जब हम नाम के बारे में पढ़ेंगे तो लास्ट वाला जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। सो फर्स्ट वन इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें बताया गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कैसे डिस्क्लोज करना है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इसका बेस होना चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 यहाँ पे कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर कुछ इस तरीके के आइटम्स है तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको कहाँ पोस्ट करना चाहिए, ये सब के बारे में दिया हुआ है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इसमें बताया गया है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर प्रॉफिट है, लॉस है, उसको कैसे ट्रीट करना है, उनको कहाँ पोस्ट करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ माइनस करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में मिल जाएगी। देन आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है हमारे पास, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनके लिए बनाई गई हैं, उनसे रिलेटेड जितने रूल्स एंड गाइडलाइंस होंगी वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है जिसमें है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यहाँ पे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस किस चीज़ को हम मानेंगे कि ये रेवेन्यू है, किस किस चीज़ को मानेंगे कि ये कैपिटल इन नेचर है, इन सब के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है हमारे पास, जिसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड रूल्स और गाइडलाइंस क्या है। देन आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है हमारे पास, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर चेंज होता है तो उससे जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो प्लस में हो रहे हो चाहे वो माइनस में हो रहे हो, तो उसको कैसे ट्रीट करना है इसके बारे में सारी गाइडलाइंस इसमें दी हुई है। देन आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो मिलता है उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है हमारे पास, जिसमें अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट्स होगा तो उसकी किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उसके लिए। देन आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इसमें एमलगमेशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग बताई गई है कि एमलगमेशन होता है। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन टू फर्म्स अमलगमेशन जनरली जहाँ पे दो कंपनीज एक साथ जुड़ती हैं, अमलगमेट होती हैं और साइनर्जिक बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एमलगमेशन। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इसमें एम्प्लॉयज़ बेनिफिट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस होंगे ये बताई गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बताया गया है कि बोरोइंग कॉस्ट के साथ क्या करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के साथ बताया गया है कि व्हाट इज़ द सेगमेंट रिपोर्टिंग। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के साथ है हमारे पास रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। देन इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 दैट इज़ लीज। जो भी लीज बिजनेसेस होते हैं उनके क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, उनको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके बारे में बताया जाता है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या रूल्स होगा, ये सब के बारे में बताया गया है। देन आफ्टर ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। देन आफ्टर ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यही होता है कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो एटलीस्ट किसी दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ फंडामेंटल बुक कीपिंग मेथड वेयर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट, वन एज अ डेबिट एंड अदर एज अ क्रेडिट।
दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इट मीन्स अगर कभी एसेट इफेक्ट करेगा तो इधर की दो चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ इफेक्ट होनी ज़रूरी है, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहता है। फॉर ईच एंट्री देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कहीं पे अगर एक जगह डेबिट हो रहा है वो अमाउंट, तो कहीं दूसरी जगह वो ज़रूर से ज़रूर क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिजनेस परचेजेस एन एसेट लाइक मशीनरी, इट रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज इन द एसेट अकाउंट एंड corresponding decreases the cash and increase in the liabilities। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस परचेज कर रहा है कोई एसेट को, जैसे कि मशीनरी परचेज कर रहा है, तो मशीनरी तो हमारे एसेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे कैश को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर हमने क्रेडिट पे लिया है तो क्या करेगा, लायबिलिटीज़ को भी बढ़ा देगा। तो मतलब एक जगह इफेक्ट हुआ तो दूसरी जगह भी इसका इफेक्ट होना ज़रूरी था। अगर एक जगह डेबिट हुआ, मतलब कैश हमारा अगर क्रेडिट हुआ तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो एक जगह डेबिट हो रहा तो दूसरी जगह क्रेडिट होना ज़रूरी है। देन आफ्टर कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस कहता है कि एक्यूरेसी होती है, मतलब अगर डबल एंट्री सिस्टम रहेगा तो एक्यूरेट होगा। अगर एक जगह डेबिट का तो दूसरी जगह क्रेडिट होना ज़रूरी है, हम जानते हैं। तो अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो कभी डेबिट ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो तो हम ये समझ सकते हैं या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, जिससे कि हमारा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं आया है। देन आफ्टर देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी होती है, पता है कि दो जगह इफेक्ट करेगा, तो अगर कहीं पर हम भूल जाएँ या ओमिट कर जाए तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजिली उसको सही कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। देन आफ्टर कंप्लीट रिकॉर्ड, दिस सिस्टम प्रोवाइड अ डिटेल व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज शोइंग हाउ ट्रांजेक्शन अफेक्ट एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा, पीछे एक इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इससे हमें क्या रहेगा, एक कंप्लीट रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि कंपनी के पास कितने एसेट है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है और क्या हमारे पास इक्विटी में कितने फंड्स हैं। देन देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें ये समझने में मुश्किल हो सकती है कि अगर ये अमाउंट डेबिट हो रहा है तो किधर जाके क्रेडिट होगा, ठीक है। देन हाई कॉस्ट, इसको मेंटेन करने के लिए हमें एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, सच एज अकाउंटेंट और बुक कीपर, जिसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी या उनकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए हाईली एक्सपेंसिव हो सकती है। इसलिए ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। देन टाइम इंटेंसिव, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो दो एंट्रीज चाहिए उसको, कोई किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए दो एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। तो किसी भी काम को दो बार करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है। देन एरर प्रॉन, क्योंकि हम ह्यूमन है तो यहाँ पे ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि हम कहीं पे कैलकुलेशन में गलती कर दें, हो सकता है हम एक जगह डेबिट लिख दें बट क्रेडिट लिखना भूल जाएं, या कहीं क्रेडिट लिखते डेबिट लिखना भूल जाएं, तो यहाँ पे एरर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन फ्रॉड, क्योंकि ये हमेशा हम ये मानते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। मान लो दोनों साइड को हमने बढ़ा दिया तो हमने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट कम दिखा दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं इस चीज़ में, तो फ्रॉड के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। देन अनसूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, अब स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या होता है, ये अनसूटेबल होता है। क्यों अनसूटेबल होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है, ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, इसको करने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए होगा। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो अपने कैपिटल के लिए फ़ंड इकट्ठा करता है, उसी में उसको फंड कम पड़ जाते हैं, तो वो कैसे ऐसे अकाउंटेंट्स या बुक कीपर्स को हायर कर सकता है। इसीलिए ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए अनसूटेबल फॉर्म माना जाता है। देन आफ्टर हियर इज अ अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक। द अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि इट एक्सप्रेस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कह देते हैं। फिर दिस इक्वेशन शोज दैट द कंपनीज एसेट्स विच आर द रिसोर्स ओन्ड एंड यूज फॉर जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर फंडेड आइदर बाई बोरोइंग और थ्रू
ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड रिटेन अर्निंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन हमें दिखाता है वो हमें क्या बताता है कि जो भी एसेट्स होगा वो इक्वल्स टू होगा या तो वो पैसा जो ओनर ने बाहर से लोगों से लिया है इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, या फिर वो पैसा जो उसने खुद इन्वेस्ट किया है टू रन द बिजनेस। In other words, all the assets of the company are balanced by sum of its liabilities and equity। मतलब कि जो भी एसेट होगा उसका टोटल कहाँ से आएगा, वो बैलेंस कैसे किया जाएगा, फ्रॉम द लाइबिलिटी एंड इक्विटी। दिस इक्वेशन इंश्योर्स दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिमेन्स बैलेंस्ड एंड प्रोवाइड अ क्लियर स्नैपशॉट ऑफ इट्स फाइनेंशियल हेल्थ एट अ गिवन टाइम। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है ये हमें बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला को डिराइव किया गया है। अब यहाँ पे देखिए लाइबिलिटीज़ को हम इक्वल्स टू के अगर लेफ्ट साइड लेके आते हैं एसेट चला जाएगा राइट साइड में, देन एसेट माइनस कैपिटल, सेम फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से डिराइव हो गया। देन अगर हमें कैपिटल निकालना होगा तो क्या होगा, एसेट में से क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो बचेगा जो होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। मतलब अगर आप एक इक्वेशन याद कर लेंगे, अगर मैं आपको एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बता दी तो आप लाइबिलिटीज़ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और आप कैपिटल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स डू इट विथ वन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं और बताया गया है कि वो किस तरीके से एसेट्स, लाइबिलिटी या कैपिटल को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहला हमारे पास गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में लगाया उसने कितना, ₹75,000। ठीक है, तो 75,000 कैश आया तो कैश बढ़ेगा। कैश क्या होता है, हमेशा एसेट होता है, इसीलिए कैश साइड में चला गया 75,000। और किस फॉर्म में लेके आया, कैपिटल के फॉर्म में। तो कैपिटल क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कैपिटल पोर्शन में हमने लिख दिया कितना, 75,000। अब देखिए इक्वल्स टू के उस साइड भी 75,000 है, इक्वल्स टू के इस साइड भी 75,000 है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हर एक ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट करेगा, दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, या तो एसेट और लाइबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, देन दूसरा है हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन। देखिए, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब उसने कैश दे के फर्नीचर खरीद लिया। हमारे पास दो चीज़ें इफेक्ट होंगी यहाँ पे भी। कैश क्या होता है, एसेट, और फर्नीचर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो एसेट। तो एक जगह डेबिट हो रहा है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश जा रहा है दैट मीन्स क्रेडिट होगा कैश। तो कैश क्रेडिट हो गया तो माइनस हो गया 5,000 से। और आया क्या हमारे पास, फर्नीचर। फर्नीचर इज ऑल्सो रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल वही होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर पे 5,000 का क्या हो गया, एड ऑन हो गया, और कैश चला गया तो 5,000 यहाँ से माइनस हो गया। अभी नेट इफेक्ट क्या है हमारे पास, सेम। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास बचा 75,000, वहाँ पे भी बचा अभी तक 75,000, दोनों इक्वल है। देन आफ्टर थर्ड एंट्री पे देखते हैं व्हाट इट इज। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट 16,000। मतलब गोपाल ने क्या किया, कैश पे गुड्स खरीदा, और कितने रुपए खरीदा वो, 20,000 का, और क्रेडिट पे खरीदा 16,000 रुपये का, दोनों चीज़ खरीदा। गुड्स मतलब क्या हम यहाँ पे मानेंगे, स्टॉक या गुड्स ही मान सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि मैंने इसमें गुड्स ही इंसर्ट किया हुआ है, तो आप लोग यही समझिए। तो पहले देखिए कैश पे खरीदा तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैश माइनस हो गया 20,000। देन आया क्या हमारे पास, गुड्स आया ना, तो एक जगह अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी जगह अमाउंट क्या हो जा रहा है, डेबिट हो जा रहा है। लेकिन क्यों 36,000 से किया, क्योंकि हमने कुछ उधार पे भी गुड्स खरीदा। मतलब गुड्स टोटल कितने की आई, 20,000 कैश पे आई और 16,000 क्रेडिट पे आई। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल गुड्स कितने की आई, 36,000 की। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गुड्स में इंक्रीज कर दिया 36,000 का। अब हमने 16,000 का क्रेडिट पे ले लिया,
तो क्रेडिट मतलब क्या हुआ, हम किसी को लाइबल हो गए, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। तो देखो लाइबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर बढ़ गया, कितने का, 16,000 का। अब फिर से अगर हम नेट इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 75,000, यहाँ पे हो गया 16,000, दोनों मिला के हो गए 91,000। इधर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 70 - 20 करेंगे तो 50,000, 50 + 5 55,000 + 36 फिर से 91,000। तो दोनों साइड फिर से हमारे क्या हो गई, इक्वल हो गई। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। मतलब क्या हुआ कि गुड्स जो है जो 12,000 रुपये के बेचे गए क्रेडिट पे, जिसकी 12,000 के गुड्स बेचे गए कितने पे, 15,000 रुपये का। मतलब हमारी गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12,000। तो गुड्स में से कितना माइनस करेंगे, देखो 12,000, ठीक है। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा, किसी और को बेचा, तो वो हमारे क्या हो गए, डेटर हो गए। तो डेटर भी एक एसेट होता है, तो वो कितने का मिला, 15,000 का। अब क्योंकि गुड्स 12,000 का था, बेचा 15,000 में, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है। तो देखो कैपिटल साइड में जाके हम 3,000 एज अ प्रॉफिट ऐड कर दिए। फिर से नेट इफेक्ट देखते हैं तो कितना आएगा, देखिए 50,000 + 5 55,000। इसमें से 36 - 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24,000। तो ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे 15,000 को ऐड कर लीजिए। सबको ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 94,000। तो इसलिए फिर से इधर साइड भी 94,000 है, इधर साइड भी 94,000 है। तो नेट इफेक्ट जो है हमारा फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। देन लास्ट वन इज पेड ₹1,000 फॉर रेंट। रेंट के लिए हमने 1,000 रुपये पे किए, तो पे किए होंगे तो कैश गया होगा, तो कैश कम हो गया यहाँ से 1,000 रुपये। फिर रेंट पे किए तो अल्टीमेटली हमारा कैपिटल भी क्या होगा, कम हो जाएगा 100 रुपये 1,000 रुपये से। तो 1,000 रुपये से यहाँ पे हम कैपिटल भी कम कर दिए। मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा था 3,000 में से, उसमें से 1,000 हमारा एज अ रेंट चला गया। तो फिर से हमारा नेट इफेक्ट क्या हो गया, 93,000 इस तरफ, 93,000 उस तरफ। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को करते हैं, जहाँ पे हम एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी रखते हैं। हम अपने गुड्स के नेट इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।